हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मेथड स्टेटमेंट फॉर स्ट्रक्चरल एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग। आज के टॉपिक में हम कवर करेंगे मेथड स्टेटमेंट को। मेथड स्टेटमेंट क्या होता है, कौन इसको प्रिपेयर करता है और इसका फॉर्मेट किस तरह होता है, कौन इस फॉर्मेट को प्रिपेयर करता है। सबसे पहले हम ये देखते हैं कि मेथड स्टेटमेंट हमारे पास क्या होता है। मेथड स्टेटमेंट हमारे पास एक डॉक्यूमेंट प्रिपेयर होता है जिसमें एक्टिविटी की प्रोसीजर डिफाइन हुआ होता है, यानी कौन सी एक्टिविटी आपने किस तरह परफॉर्म करनी है। अब ये जो मेथड स्टेटमेंट है हमारे पास स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के लिए है, यानी आपने जब भी एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग करनी है किस तरह करनी है, अपने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज में क्या है, वो सब हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। अब हम देखते हैं मेथड स्टेटमेंट के फॉर्मेट को। अब सबसे पहले हमारे पास मेथड स्टेटमेंट की जो एक्टिविटी है, जिस एक्टिविटी के लिए ये डिफाइन हुआ है या जिस एक्टिविटी के लिए ये बना हुआ है, उसकी डिटेल है, इसके टाइटल है हमारे पास। अब ये स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग है, कॉन्ट्रैक्टर का नाम, और यहाँ पे हमारे पास पीएमसी या क्लाइंट का नाम, और प्रोजेक्ट टाइटल कौन सा है और कॉन्टैक्ट नंबर कौन सा है, ये सारी डिटेल होती है। यहाँ पे हमारे पास प्रोजेक्ट की लोकेशन डिटेल होती है। अब हम मेन की तरफ आते हैं। मेथड स्टेटमेंट फॉर स्ट्रक्चरल एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग, टेबल ऑफ कंटेंट। ये हमारे पास टेबल ऑफ कंटेंट होता है। टेबल ऑफ कंटेंट में आपकी सारी डिटेल होती है, आपने इस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करना है, किन चीज़ों का ख्याल करना है, और रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, यानी आपकी साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी क्यूएस की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, आपकी क्यूसी इंजीनियर की, क्यूसी इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, या आपकी हर बंदी की, यानी सर्वेयर भी आपकी इसमें आ जाए, जितनी भी आपकी कंस्ट्रक्शन टीम है उसकी ये डिफाइनेशन होती है कि आपने इस एक्टिविटी के अंदर आपकी क्या रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ये सारी चीज़ें इसमें डिफाइन हुई होती है। अब हम देखते हैं यहाँ पे सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। आपने प्रोजेक्ट को रीड करना है, स्टडी करना है, यानी आपके प्रोजेक्ट के अंदर है क्या। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप। स्कोप क्या होता है, आपकी एक्टिविटीज़ इस प्रोजेक्ट के अंदर क्या है। नेक्स्ट हमारे पास है पर्पस, इस प्रोजेक्ट का मकसद क्या है। इसमें रेफरेंसेस जो हमारे पास स्टैंडर्ड से लिए होते हैं, इसकी डिटेल होती है। यहाँ पे हमारे पास डिफिनीशन है। रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो होती है ना, वो इस एक्टिविटी से रिलेटेड होती है, यानी स्ट्रक्चर एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के अंदर जिस बंदे ने रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी, जिस बंदे का जो काम है, उस रिस्पॉन्सिबिलिटी की डिटेल होती है। नेक्स्ट हमारे पास है इक्विपमेंट। अब इस एक्टिविटी के लिए जो इक्विपमेंट यूज़ होते हैं उसकी डिटेल यहाँ पे होती है। प्रोसीजर, आपने इसको परफॉर्मेंस किस तरह करना है। नेक्स्ट हमारे पास है, इसका नंबर 9 पे है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एंड वेस्ट मटेरियल। जितना भी वेस्ट मटेरियल है उसको आपने किस तरह डिस्पोज करना है, उसकी डिटेल होती है। क्वालिटी एश्योरेंस एंड क्वालिटी कंट्रोल, सेफ्टी की डिटेल होती है। रिस्क असेसमेंट, ये सारी चीज़ें हम इस वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमारे पास है प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग। प्रोजेक्ट अंडरस्टैंडिंग में आपकी जितनी भी प्रोजेक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन होती है, डिटेल होती है, वो इंक्लूड होती है कि ये प्रोजेक्ट इतनी, एग्जांपल उसकी एरिया की डिटेल होती है, उसकी कॉस्ट की डिटेल भी इसमें आ सकती है, ये आपकी डिटेल होती है, लोकेशन होती है। नेक्स्ट हमारे पास है स्कोप। अब इस प्रोजेक्ट के अंदर स्कोप क्या है। अक्सर स्कोप के बारे में इंटरव्यू के बीच में भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि आप पिछले प्रोजेक्ट पे जब काम कर रहे थे तो उसका स्कोप क्या है। स्कोप एक्चुअली जो उस प्रोजेक्ट के अंदर जो आपकी एक्टिविटीज़ हो, जो काम आपने वहाँ परफॉर्म करना है, उसको स्कोप कहते हैं। अब यहाँ पे जो इस प्रोजेक्ट के अंदर हमारा स्कोप था वो क्या था, एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग फॉर बिल्डिंग एंड स्ट्रक्चर। ठीक है, यानी एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग थी बिल्डिंग के लिए और उसके स्ट्रक्चर के लिए। नेक्स्ट हमारे पास जो बैकफिलिंग अराउंड एंड ओवर द सबस्ट्रक्चर और फाउंडेशन आफ्टर द कंप्लीशन ऑफ डंप प्रूफिंग और वाटर प्रूफिंग। अच्छा, अब ये जो डिटेल है इसमें ये पॉसिबल हो सकता है कि ये जो कंपनी है इसने सिर्फ एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग का काम लिया हो। ठीक है, अब पूरा बिल्डिंग तो बन रहा है, उसमें डिफरेंट स्कोप डिफाइन हुए हैं। अब हो सकता है उसमें फाउंडेशन भी हो, स्टील वर्क भी हो, वो अलग स्कोप है। अब पॉसिबल है कि इस ये जो सब कॉन्ट्रैक्टर है इसने पॉसिबल है कि सिर्फ एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग वर्क लिया होगा, तो इस वजह से इसने अपना जो स्कोप है वो एक्सकेवेशन एंड बैकफिल एंड डिफाइन यहाँ पे किया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं पर्पस। अब पर्पस क्या है इस प्रोजेक्ट का, उसकी डिटेल होती है यहाँ पे। अच्छा, ये जितनी भी आपकी मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर होते हैं ना, वो हर एक्टिविटी की डिफरेंट होती है। अब एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग के लिए अलग मेथड स्टेटमेंट प्रिपेयर होता है, एंटी टर्माइट के लिए अलग डिफाइन हुआ होता है, आपकी स्टील रिइंफोर्समेंट के लिए फॉर्म वर्क जितनी भी डिटेल है उसके लिए अलग, कंक्रीटिंग के लिए अलग,
पाइलिंग वर्क के लिए अलग। ये सारी जो चीज़ें हैं ना, ये आपकी अलग-अलग डिफ़ाइन हुई होती है एक प्रॉपरली मेथड स्टेटमेंट। इसी तरह आपका अब रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी हो सकता है। एग्ज़ाम्पल कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ भी आएँगी होंगी जिसमें हमारे पास जो सुपरवाइज़र है उसकी रिक्वायरमेंट नहीं होगी या सर्वेयर उसकी में रिक्वायरमेंट नहीं होगी। अब एग्ज़ाम्पल वाटर प्रूफिंग है, उसका मेथड स्टेटमेंट है, तो उसमें सर्वेयर का वाटर प्रूफिंग में तो कोई काम नहीं है ना, तो हो सकता है उसमें वो इंक्लूड ही ना हो। ठीक है, अब एक्सकेवेशन में सर्वेयर की ज़रूरत है हमें, ठीक है, और किस चीज़ की इक्विपमेंट है हमारे पास, किस चीज़ की, एक्सकेवेटर की ज़रूरत है, कंपैक्टर की ज़रूरत है। तो ये सारी चीज़ें एक्सकेवेशन के लिए, ये सारी जो रोल एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जो इक्विपमेंट होती है, ये मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है। ये जितनी भी आपकी डिटेल होती है ना, स्कोप, अब एंटी टर्माइट के लिए या वाटर प्रूफिंग के लिए अगर एग्जाम्पल हमारे पास मेथड स्टेटमेंट हो ना, तो उसमें स्कोप की जगह से आपके जो वाटर प्रूफिंग की डिटेल होती है ना, वो यहाँ पे डिफाइन हुई होती है। बाकी फॉर्मेट हर कंपनी का अलग होता है, लेकिन प्रोसीजर सबका सेम होता है, ठीक है। अब रेफरेंसेस, यहाँ पे जितनी रेफरेंसेस ली है ना, रेफरेंसेस हमेशा आपकी या तो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से ली होती है या आपकी ड्राइंग से। अब एक्सकेवेशन यहाँ पे हमने करनी है, तो यहाँ पे जितनी भी आईएफसी ड्राइंग के मुताबिक हमारे पास ये कॉन्ट्रैक्ट ड्राइंग है, उसके मुताबिक हमने करनी है, तो वो रेफरेंस आपने यहाँ पे डिफाइन करना है, ठीक है। यहाँ पे नेक्स्ट हमारे पास है डिफिनीशन। अब डिफिनीशन में क्या है, बैक फिलिंग सॉइल मटेरियल और कंट्रोल लो स्ट्रेंथ मटेरियल यूज्ड टू फिल एट एक्सकेवेशन, ठीक है। अब जो मटेरियल आपने उस बैक फिलिंग में यूज करना है, उसकी डिटेल है, उसकी डिफिनेशन यहाँ पे डिफाइन हुई है। रिमूवल ऑफ मटेरियल इनकाउंटर्ड अबाउट सब ग्रेड एविलेशन एंड टू लाइन एंड डायमेंशन इंडिकेटेड, यानी हमने एक्सकेवेशन जो की है, बैक फिलिंग की, उसमें मटेरियल जो यूज़ किया है, और एक्सकेवेशन जब हम कर रहे थे ना, तो जो मटेरियल हमने रिमूव किया है वो किस तहत किया है, यानी उसमें एक प्रॉपर हमें अलाइनमेंट दी होती है ना, यानी सर्वेयर ने हमें पॉइंट दिए होते हैं कि आपने इतनी डेप्थ तक इसकी एक्सकेवेशन करनी है, तो वो सारी चीज़ें आपकी डिफिनेशन में आ जाती है। नेक्स्ट हमारे पास है फिल सोइल मटेरियल यूज टू राइज एग्जिस्टिंग ग्रेडेज। अब जब हम फिलिंग कर रहे थे, तो एक ग्रेड्स यानी एग्जिस्टिंग रोड लेवल भी आ सकता है यहाँ पे, या आपका प्लिंथ लेवल भी आ सकता है। ये सारी डिटेल आपने यहाँ तक, ये ग्रेड बीम्स होता है, यहाँ तक आपने बैक फिलिंग इसकी करनी है, जो मटेरियल आपने यूज़ करना है। अब यहाँ पे हमारे पास टू टाइप ऑफ मटेरियल यूज़ होते हैं बैक फिलिंग के लिए। आरामको प्रोजेक्ट पे जितनी भी हमारे पास एक्सकेवेशन बैक फिलिंग के लिए मटेरियल है, तो वो जितना भी मटेरियल हम डिटेल से फॉलो करते हैं, तो उसके लिए जो स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन है, वो हम सऊदी अरामको स्टैंडर्ड है 114 को फॉलो करते हैं, जो इसमें आपकी एक्सकेवेशन बैक फिलिंग एंड कंपैक्शन की जितनी भी डिटेल है, ठीक है। उसके बारे में मेरी डिटेल सी 2-3 सी वीडियो बनी हुई है। आपको मटेरियल जो आप यूज़ कर रहे हैं उसकी आपको लाजमी पता होना चाहिए कि मैं जो मटेरियल है उसकी स्पेसिफिकेशन क्या है या उसकी क्लासिफिकेशन क्या है, ये चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। ये रेफरेंसेस है, जितनी भी रेफरेंसेस है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, सिविल क्यूसी कंट्रोल इंस्पेक्टर है, जितनी भी आपकी डिटेल होती है उसकी रेफरेंसेस, उसकी डिटेल होती है यहाँ पे। रिस्पॉन्सिबिलिटी, अब ये जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मैंने ऊपर भी बता दिया, ये रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी डिपेंड करती है आपकी एक्टिविटी पे। अब एक्सकेवेशन बैक फिलिंग में हमारे पास साइट सर्वेयर है, उसकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, साइट इंजीनियर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी, क्वालिटी कंट्रोल इंस्पेक्टर यानी क्यूसी इंस्पेक्टर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, कंस्ट्रक्शन मैनेजर है, क्वालिटी कंट्रोल मैनेजर है, लेबोरेटरी टेक्नीशियन है, सेफ्टी इंस्पेक्टर। अब ये इनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, ये आपके मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास जो है टेबल ऑफ कंटेंट में हमारे पास 7 पे है इक्विपमेंट। अब इक्विपमेंट में एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग में जितनी भी हमारे पास इक्विपमेंट यूज़ होती है ना, उसकी हमारे पास ये डिटेल होती है कि ये इक्विपमेंट हमारे पास इसमें यूज़ होनी है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है प्रोसीजर। अब इस एक्सकेवेशन एंड बैक फिलिंग को हमने किस तरह करना है, वो प्रोसीजर आपकी डिटेल होती है। यहाँ पे आपकी प्रोसीजर जो कंटेंट नंबर 8 में आपकी प्रोसीजर है, आपने किस तरह उसको प्रोटेक्ट करना है, किस तरह एक्सकेवेशन करनी है, बैक फिलिंग करनी है, कंपैक्शन करनी है, और आपने सेफ्टी प्रिकॉशन के मुताबिक, स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन के मुताबिक आपने बैक फिलिंग करनी है। ये सारी डिटेल आपको यहाँ प्रोसीजर में डिफाइन की होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम जाते हैं एक्सकेवेशन फॉर स्ट्रक्चर। अगर हमने एक्सकेवेशन फॉर स्ट्रक्चर करनी है, उसकी डिटेल ये है कि आपने किस तरह स्ट्रक्चर की डिटेल है, एक्सकेवेशन है, वो आपने किस तरह परफॉर्म करनी है, वो आपकी मेथड स्टेटमेंट में डिफाइन हुई होती है, ठीक है। अगर आपने स्टडी करना है तो इसको आप वीडियो को पॉज कर दें, इजीली आप स्टडी कर सकते हैं, आपको इजीली समझ आ जाएगी, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं स्टोरेज ऑफ सॉइल मटेरियल। इसका मतलब है कि जो सॉइल मटेरियल है,
उसको हमने स्टॉक किस तरह करना है, उसकी डिटेल होती है 8.3 स्टोरेज ऑफ मटेरियल। स्टॉक पाइल अक्सर बने होते हैं सब बेस और बेस मटेरियल के भी बनता है, और सॉइल जो हम यूज़ करते हैं उसका भी ये बन सकता है, ठीक है। बैक फिलिंग प्रिपरेशन, ये हमारे पास बैक फिलिंग, अब ये जितनी भी डिटेल है ये मटेरियल की डिटेल है, एक्सकेवेशन की डिटेल है। यहाँ पे बैक फिलिंग प्रिपरेशन यानी आपने बैक फिलिंग किस तरह करनी है, कौन सा मटेरियल आपने यूज़ कर रहा है, लेयर की थिकनेस कितनी रखनी है, ये सारी आपने फॉलो करनी है स्टैंडर्ड के मुताबिक, जिस तरह सऊदी अरामको इंटरनेशनल A114 में डिफाइन हुई हुई है, ठीक है। नेक्स्ट हमने कंपेक्शन किस तरह करनी है, ये डिटेल भी आपकी सऊदी अरामको इंटरनेशनल A114 में सब डिफाइन हुआ है कि आपने कंपेक्शन किस तरह करनी है। और यहाँ पे आपकी डिटेल जितनी भी डिटेल है 100 mm आपने क्या करनी है, प्लेस बैकफिल एंड फिल सोइल मटेरियल नॉट मोर देन 200 mm, ठीक है। अब ये जो स्पेसिफिकेशन जो थिकनेस है ना, ये कहाँ से ली, ये आपकी सऊदी अरामको इंटरनेशनल A114 एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग की स्टैंडर्ड से लिया हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास यहाँ पे जितनी भी डिटेल है उसकी डिटेल है, ये आप खुद ही स्टडी करें इसको। प्लेस बैक फिल एंड सोइल मटेरियल इवनली इन ऑल साइड टू स्ट्रक्चर टू रिक्वायर एवोल्यूशन एंड यूनिफॉर्मली अलोंग विद, इसका मतलब है कि आपने जितनी भी बैक फिलिंग करनी है वो आपकी यूनिफॉर्म होनी चाहिए, यानी हर साइड पे, ऑल साइड पे आपकी इक्वल होनी चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं, ये कंपेक्शन की डिटेल है। अब ये सारी चीज़ें जितनी भी है ये मैंने सऊदी अरामको इंटरनेशनल A114 जो एक्सकेवेशन एंड बैकफिलिंग की वीडियो उसमें ये सारी डिटेल से मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, आप वो भी चेक कर सकते हैं, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ठीक है। अब ये ग्रेडिंग की डिटेल है, जब आपने ग्रेडिंग किस तरह करनी है उसकी डिटेल है। यहाँ पे हमारे पास है सोइल मॉइस्चर कंटेंट, अपनी सोइल के मॉइस्चर को किस तरह कंट्रोल करना है, जब आप कंपेक्शन करनी है तो वहाँ आप वाटर यूज़ करते हैं ना मटेरियल के अंदर कंपेक्शन के लिए, तो आपने उसको किस तरह कंट्रोल करना है उसका प्रोसीजर, आप ये सारी चीज़ें प्रोसीजर में आती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है डिस्पोजल ऑफ सरप्लस एंड वेस्ट मटेरियल, ये भी उस वीडियो में मैं ऑलरेडी डिटेल से बता चुका हूँ। चेकलिस्ट में मैंने ये चीज़ बताई हुई है कि जितने भी डिस्पोजल और सरप्लस मटेरियल है वो आपने किस तरह परफॉर्म कर रहा है, और ये आपने स्टैंडर्ड के मुताबिक करने हैं, यानी स्पेसिफिकेशन में जो डिफाइन हुई है ना, सऊदी अरामको पे एक प्रॉपर रूल एंड रेगुलेशन है, तो आपने उसको फॉलो करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास है क्वालिटी एश्योरेंस, आपने इसको क्वालिटी किस तरह बरकरार रखनी है उसकी डिटेल होती है। थर्ड पार्टी टेस्टिंग एजेंसी क्वालिफिकेशन, ये डिटेल होती है जितनी भी टेस्टिंग आपने करनी है, जिस तरह हमारे पास एफटीटी होती है या ट्रोक्सल से हम न्यूक्लियर ट्रोक्सल परफॉर्म करते हैं उसकी, या सॉइल की जितनी भी टेस्टिंग आती है, जनरल फिल मटेरियल या सेलेक्ट फिल मटेरियल, सॉइल क्लासिफिकेशन आप इसको कह सकते हैं, वो सारी आपने थर्ड पार्टी ही परफॉर्म करनी है, ठीक है। ऑल फील्ड इंस्पेक्शन टेस्ट रिपोर्ट रिकॉर्ड शेल बी मेंटेन इन डॉक्यूमेंट, इसका मतलब है कि जितनी भी आपकी डॉक्यूमेंटेशन है वो आपकी इंस्पेक्शन डॉक्यूमेंट, जिस तरह हमारे पास एनसीआर है, आरएफआई है, ये डॉक्यूमेंटेशन की बात होती है, उसके बारे में बताया कि आपने इसको संभाल के रखना है, यानी रिकॉर्ड के तौर पर, ठीक है। ये आपकी क्वालिटी एश्योरेंस में आती है ये चीज़ ही। टेस्टिंग का डिटेल है, यानी आपने जितने भी टेस्ट परफॉर्म करने हैं स्टैंडर्ड के मुताबिक कर रहे हैं, और स्टैंडर्ड के मुताबिक। अब ये जितनी भी लिफ्ट की डिटेल है ना, ये ऑलरेडी मैं उस वीडियो में बता चुका हूँ डिटेल से, ठीक है। अब ये वहाँ सारे रेफरेंस आपकी मेथड स्टेटमेंट आपके जितना भी बनता है स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन से ही बनता है, वहाँ से ही आपकी जितनी भी एक्टिविटीज़ और चीज़ें होती है पिकअप की जाती है। यहाँ पे सेफ्टी की डिटेल है, आपने एक्सक्यूशन बैक फिलिंग करनी है तो आपने जितनी चीज़ें भी सेफ्टी का किस तरह ख्याल रखना है उसकी डिटेल आपकी यहाँ पे होती है, ठीक है। नेक्स्ट हमारे पास रिस्क असेसमेंट। अब रिस्क असेसमेंट जो रिपोर्ट होती है ये आपकी सेफ्टी डिपार्टमेंट प्रिपेयर करता है, लेकिन क्वालिटी कंट्रोल का डिपार्टमेंट जो क्यूसी का डिपार्टमेंट है ना, वो क्वालिटी के लिहाज से जितनी भी रिस्क हो ना वो उसमें शामिल किया जाता है। तो क्वालिटी कंट्रोल में अगर हमारे पास कोई ऐसी मटेरियल आ जाए या एडमिक्सर आ जाए जिसमें केमिकल हो, तो उस लिहाज से क्वालिटी कंट्रोल टीम वो भी आपके रिस्क में जाती है ना, तो वो उसकी जितनी भी डिटेल है तो वो आपकी क्वालिटी कंट्रोल इसमें डिफाइन कर लेती है कि आप जो मटेरियल यूज़ करते हैं या एडमिक्सर यूज़ करते हैं इसमें केमिकल है, ये ह्यूमन लाइफ के लिए डेंजरस है, तो इस चीज़ का आपने ख्याल रखना है, ठीक है। नेक्स्ट रिस्क असेसमेंट में आपके कुछ ऐसी एक्टिविटीज़ होती है जहाँ पे आपको वर्क परमिट की ज़रूरत होती है, तो वो चीज़ यहाँ पे डिफाइन हुई होती है कि आपने उसकी वो किस तरह परफॉर्म करना है, ये सारी आपके रिस्क असेसमेंट में डिफाइन हुई होती है, ठीक है। नेक्स्ट हम चलते हैं इसको डिटेल से, ये रिस्क असेसमेंट प्रोसीजर होता है। अब ये रिस्क असेसमेंट रिपोर्ट जो है ना, ये इस एक्टिविटी के लिए जितनी भी डिटेल होती है ना उसके लिए डिफाइन हुआ है कि बैक फिलिंग में क्या चीज़ें आपने किस तरह आपने ख्याल रखना है। जिस तरह ये हमारे पास है फिजिकल इंजरीज टू वर्कर, फायर इक्विपमेंट इन मोशन काजिंग इंजरी टू वर्कर, यानी जितने इक्विपमेंट आप यूज़ करो उसके ख्याल से आपने यूज़ करना है, इन प्रिकॉशन सारी इसमें डिफाइन हुई होती है, ठीक है। तो ये था हमारे पास मेथड स्टेटमेंट, होप आपको समझ आ गया होगा, आपको कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए इस पे। बाकी ये सारी चीज़ें ना डिफाइन हुई होती है आपके मेथड स्टेटमेंट में,
जब आप हर एक्टिविटी का मेथड स्टेटमेंट आप स्टडी कर लो एक दफ़ा, तो आपको आइडिया हो जाता है। बाकी अगर आप सऊदी अरब इंजीनियरिंग स्टैंडर्ड या स्टैंडर्ड भी आप स्टडी कर लो, वहाँ से भी आपको आइडिया हो जाता है। दूसरी चेकलिस्ट, चेकलिस्ट ऐसी चीज़ है ना जहाँ से आपको एक्टिविटीज़ का पता लग जाता है कि मैंने किस एक्टिविटी को किस तरह परफॉर्म करना है, किस तरह चेक करना है। ये सारी चीज़ें आपको डिफाइन हुई थी स्टैंडर्ड स्पेसिफिकेशन में, वहीं से उठा के चीज़ें आ जाती है मेथड स्टेटमेंट के अंदर। आपका एक प्रॉपर तरीका होता है मेथड स्टेटमेंट का प्रिपेयर होने का। तो ये डिटेल थी मेथड स्टेटमेंट में। अब मैं नेक्स्ट जितनी भी एक्टिविटीज़ है उसका मेथड स्टेटमेंट भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें किसी भी रिलेटेड रिक्वेस्ट है तो आपको कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।